हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, गणित के पहले अध्याय का क्लास प्रारंभ करेंगे 11वीं कक्षा के। तो हमारे पहले अध्याय में क्या है, पहला चैप्टर कौन सा है, पहला अभ्यास यानी समुच्चय। हिंदी में समुच्चय। समुच्चय का देखो हम लोग ठेठी में क्या बोलते हैं, अलग अलग कोई बहुत सारी वस्तुओं को रख देते हैं और यदि किसी को लाने के लिए बोलते हैं कि जाओ समुच्चय उठा के, तो ठेठी के रूप में हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब क्या है, वहां पर जितना बिखरा पड़ा हुआ वो सामान था उस सब को तुम क्या किया, एकत्र करके और तुम उठा पुठा के एक स्थान पर रख दिया। तो सामान्य ठेठी भाषा में हम लोग भी यानी जो हमारी कार्य प्रणाली होती है, उस कार्य प्रणाली में वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, इन सब को काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। और उन संख्याओं को हम लोग जब एक निश्चित क्रम में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलने लगते हैं, उस क्रिया को हम लोग बोलने लगते हैं समुच्चय, या ठेठी भाषा में समुच्चय ना। तो आप देख कि समुच्चय की अवधारणा, कि समुच्चय की जो अवधारणा है, समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट है, आज गणित की जितनी भी शाखाएं हैं, लगभग शाखाओं में क्या होता है, समुच्चय की अवधारणा, समुच्चय के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और समुच्चय की अवधारणा का उपयोग आजकल हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश गणितीय शाखा में करते हैं। बोला कि संबंध और फलन, ये भी हमारा दूसरे अध्याय का टॉपिक है कि संबंध और फलन। तो इस संबंध और फलन के अंतर्गत भी हमको किसकी आवश्यकता है, समुच्चय की आवश्यकता है। हालांकि समुच्चय की आवश्यकता हर एक जगह है, क्योंकि जब जब हम संख्याओं का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो संख्याओं के प्रयोग के समय हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समुच्चय के कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो संबंध और फलन की अवधारणाओं को परिभाषित करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, समुच्चय का प्रयोग करते हैं। अब देख कि हम लोग अंकगणित, ज्यामितीय गणित और उन सब में अलग अलग टॉपिक्स जैसे अनुक्रम, प्रायिकता और कलन, ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जहां हम समुच्चय के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करते हैं, समुच्चय के कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। हर एक जगह पे या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसका, समुच्चय के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। अब देखो हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कि समुच्चय और उसको उसका निरूपण किस प्रकार से करेंगे, कि कोई समुच्चय है और उसको किस तरह से निरूपित किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय के बारे में, समुच्चय को परिभाषित कर लेंगे कि आखिर समुच्चय है क्या। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोल देते हैं, समुच्चय। तो सुपरिभाषित का अर्थ क्या हुआ, यानी किसी वस्तु के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से जब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसी कथन को क्या बोलने लगते हैं, ये सुपरिभाषित है। क्या भी जैसे हम लोग कक्षा में 4 या 5 लोग बैठे हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, और हम भी यदि हमसे पूछा जाएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो 4 लोग, तुमसे भी पूछा जाएगा तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या तो कितनी बताओगे, 4। तो ये कथन क्या हो गया, सुपरिभाषित है, यानी सभी लोगों के लिए वो कथन। अभी हम लोग क्या है, जीवित वस्तु हैं, और बोला कि किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को हम पूछेंगे कि आपके पास कितनी किताबें हैं, तो आप किताबों की गिनती करके बताओगे। किताबों की गिनती, अब हम दूसरे विद्यार्थी को बोलेंगे कि उसके किताब की गिनती करो, तो आपकी गिनती और उस विद्यार्थी की गिनती, दोनों की गिनती आपस में क्या होगी, समान होगी। और समान होने के कारण वो क्या होगा, हमारे पास जब आएगा कि वो गिनती किसी और लोग के पास जाएगा, तो हमने गिनती किया
तुमने गिनती किया, तुम्हारे दोस्त ने गिनती किया, और सभी की गिनती कैसी थी? एक जैसी थी कि तुम्हारे पास 5 किताब है। तो अब ये कथन क्या हो गया कि यहाँ पर वस्तु कौन था? किताब ना। वस्तु कौन हो गया? किताब। और उसका संग्रह, किताब का संग्रह यानी किताब का जमा। यानी एक लोग ने, हमने गिनती किया 5 है, तुमने गिनती किया 5 है, और तुम्हारे दोस्त ने भी गिनती किया, तुम्हारे पास कितनी किताब है? 5 किताब है। तो इसका मतलब है कि अब ये व्यापक रूप से क्या है? सुपरिभाषित हो चुका है कि हाँ, फलाने विद्यार्थी के पास किताब का संग्रह कितना है? 5 ही है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? समुच्चय कह देते हैं। तो अभी हम तुमको बोलेंगे कि ना कि तुम्हारे पास अपने घर में कितनी सारी किताबें हैं, तो तुम जाओगे, घर जाओगे, और घर में आपके पास जितने भी विषय का किताब होगा या जितने भी क्लास का किताब होगा, उन सब की गिनती करके आओगे ना, और गिनती करके बताओगे कि हमारे पास 100 किताब है। तो ये कथन क्या हो गया? आपके किताब के लिए सुपरिभाषित संग्रह है। और यदि पता नहीं है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं, वस्तुओं के संग्रह के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि आपके पास 100 किताब है या 10 किताब है या 5 किताब है, तो आप वो कथन क्या हो गया? सुपरिभाषित नहीं है, अपरिमेय हो गया। यानी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसका संग्रह भी नहीं कर पाते हैं, उसको संख्यात्मक रूप में हम लोग गिनती भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए समुच्चय शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। कि यदि कोई वस्तु सुपरिभाषित हो और उसका हम क्या कर लें? संग्रह कर लें, उसकी गिनती की संख्या को जान लें, तो उसी को क्या बोल लेते हैं? समुच्चय। हमने समुच्चय की परिभाषा को जान लिया। अब हम इसके आगे के अलग अलग समुच्चय के अलग अलग उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग उदाहरणों को देखते हैं। अभी देखिए कि हम लोग गणित में संख्या पद्धति पढ़ते हैं ना। इसमें हमने यानी समुच्चय के कुछ उदाहरण के रूप में प्रयोग किया कि हम लोग गणित में क्या करेंगे? संख्याओं का खेल करेंगे। और संख्याओं के खेल में हम लोग क्या करते हैं? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। अब इस नंबर सिस्टम में संख्या को हम लोग, इस संख्या पद्धति में संख्या को, अलग अलग संख्या को भाग में बांटते हैं ना। तो अभी देखिए कि हम अपने संख्याओं को कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। सबसे पहले वास्तविक संख्या, जिसे हम क्या बोलने लगते हैं? रियल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और दूसरी कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनरियल नंबर। अब इस रियल नंबर और अनरियल नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि अनरियल नंबर ये हम गणित में प्रयोग करते नहीं है, लेकिन गणित की संक्रियाओं के अंतर्गत ये हमें दिख जाती है। ठीक है, कि गणित की संक्रियाओं के यानी जो गणित की कितनी संक्रियाएं हैं? 4। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इन 4 संक्रियाओं को करने के समय हमें क्या होता है? अवास्तविक संख्याएं भी प्राप्त हो जाती हैं। तो हम इन दोनों संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। लेकिन गणित में मुख्यतया कौन सी संख्या प्रयोग की जाती है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और अब देखिए कि आपने क्या किया है कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? कि गणितीय रूप में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं
जिसको हम लोग सामान्य रूप से गणित में प्रयोग करते हैं। तो वे सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं को हम गणित में क्या करते हैं? प्रयोग नहीं करते हैं, वो गणित में गणितीय संक्रिया के तहत आ जाती है, हो जाती है, तो वो क्या होती है? अवास्तविक संख्या होती है। तो इस तरीके से हम दोनों संख्या, अब देखिए आपने क्या किया, वास्तविक संख्या का एक समूह बना लिया और वे सभी संख्याएं क्या, तो हमने इसको परिभाषित किया कि वास्तविक संख्या सुपरिभाषित है कि यदि गणित में जो भी संख्या वास्तविक मान को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई है तो उन सब का संग्रह किए, और उन सब का संग्रह किए तो हमें किसका समुच्चय प्राप्त हो जाएगा? सबसे पहले वास्तविक संख्या का समुच्चय। और उस वास्तविक संख्या को हमने क्या किया है, हमारे गणितज्ञ बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने वास्तविक संख्या का संग्रह किया है। अलग अलग वास्तविक संख्याओं को अलग अलग समय में उन लोगों के द्वारा क्या किया गया? निर्मित किया गया, और हम लोगों को प्रदान किया गया कि आप लोग इन वास्तविक संख्याओं को गणितीय संक्रिया में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, उस वास्तविक संख्याओं का आज सुपरिभाषित रूप से संग्रह कर लिया है, इसलिए हम लोग उसको बोलने लगते हैं कि ये क्या है? वास्तविक संख्या का समुच्चय है। और उसके बाद अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या भी सुपरिभाषित है कि वैसी संख्या जो गणितीय रूप में यानी जल्दी प्रयोग नहीं की जाती है, गणित की संक्रिया में वो आ जाती हैं, तो वो भी अवास्तविक संख्या है। तो ये भी क्या है? सुपरिभाषित कथन है कि हम अवास्तविक संख्याओं का भी क्या कर सकते हैं? संग्रह कर सकते हैं। तो और उसके परिभाषा के अनुसार हम उन संख्याओं को संग्रहित कर सकते हैं, और संग्रहित करके एक जगह यदि जमा करके लिख दिए तो वो कहलाने लगेगा क्या? अवास्तविक संख्या का समुच्चय। कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि प्राकृत संख्या को परिभाषित किया, यानी पूरे संसार के लिए, और उस परिभाषा में कि यदि इस संसार में कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या अन्य कोई भी है, तो उसकी गिनती को ज्ञात करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम लोग जो संख्या प्रयोग करते हैं उसी संख्या को क्या बोलने लगते हैं? प्राकृत संख्या। अब उस प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? प्राकृत संख्या को परिभाषित कर लिया। अब उन परिभाषित संख्याओं को हम लोग क्या कर लेते हैं? संग्रह कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। जब उन्हें एक साथ एकत्र करके लिख देते हैं तो हम लोग क्या बोलने लगेंगे? प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो अभी देखिए हम लोगों का प्राकृत संख्या क्या है? शब्द में यदि प्राकृत संख्या को एक व्यक्ति को सूचित करते हैं तो बोलते हैं कितना? एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान ना। अब यदि आदमी क्या है? जोड़े में खड़ा है, तो उसके लिए क्या संख्या क्या लेते हैं? दो व्यक्ति है या दो वस्तु है या दो स्थान है। तो हम लोगों ने व्यक्ति या वस्तु या स्थान को की गिनती को व्यक्त करने के लिए उनकी संख्या के लिए क्या ले लिया है? संकेत ले लिया है। यदि कोई एक व्यक्ति है तो उसे बोधित करने के लिए एक संख्या आंकिक मान कितना ले लिया है? एक। यानी गिनती कहाँ से प्रारंभ होगी? कि कोई भी व्यक्ति अकेला हो सकता है या समूह में हो सकता है। तो यदि अकेला है तो उसके लिए संकेत कितना प्रयोग करेंगे? एक। यदि दो है तो उसके लिए संकेत कितना प्रयोग करेंगे? दो। यदि व्यक्ति तीन है तो उसकी गिनती बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4, और गिनती कभी शून्य नहीं होगी। यदि गिनती शून्य हुई यानी इसका मतलब है कि उस स्थान पर ना तो कोई व्यक्ति है, ना कोई वस्तु है, और ना ही कोई स्थान है। तो उसके लिए हम लोग शून्य प्रयोग करेंगे। यानी जहां ना तो कोई व्यक्ति, वस्तु और ना कोई स्थान मौजूद है तो उसे हम शून्य संकेत से व्यक्त करते हैं। तो इसे हम नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या लिखी है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गिनती को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो उसको परिभाषित कर चुके हैं कि तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई व्यक्ति नहीं है तो उसे शून्य से संकेत दे सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो था ही नहीं वहां, उसकी गिनती हुई ही नहीं। और नेचुरल नंबर का परिभाषा क्या है? नेचुरल नंबर का परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गिनती को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। तो एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, एक स्थान हो सकता है,
फिर या तो दो व्यक्ति हो सकता है, दो वस्तु या दो स्थान। इसी तरह हम अनंत तक जा सकते हैं ना, अनंत व्यक्ति, अनंत वस्तु या अनंत स्थानें हो सकती हैं और उन्हें हम गिनती कर सकते हैं इन्फिनाइट सीरीज तक। तो अब देखिए यह हमारा क्या है, गिनती की संख्या है और इन गिनती की संख्या को हम लोग एक जगह क्या कर लेंगे, एकत्र कर लेंगे। तो प्राकृत संख्या का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समुच्चय। प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, यानी समूह या संग्रह को क्या बोल देंगे, प्राकृत संख्या का समुच्चय ना। और इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे कि प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो इसका संकेत बड़ी एन, प्राकृत संख्या के समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या ले लिया, बड़ी एन, कैपिटल लेटर। समुच्चय को हमेशा उसके अंग्रेजी नाम के बड़े अल्फाबेट से सूचित कर लेंगे और उसके समुच्चय यानी अब उन संख्याओं का संग्रह किसके अंतर्गत, एक मछली कोष्ठ के अंतर्गत इन संख्याओं को लिख देंगे, गिनती की संख्या को। तो इस तरीके से जब हमने अभिव्यक्त कर दिया कि उसके लिए प्राकृत संख्या के समुच्चय के संकेत के लिए हमने कैपिटल लेटर में एन ले लिया और सभी गिनती की संख्या को मझली कोष्ठ के अंतर्गत संग्रहित कर लिया, जमा कर लिया, समूहित कर लिया। तो अब यह हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या का समुच्चय प्राप्त हो गया। तो इस तरह से लिख दीजिए। देखो अब हम लोग बात करेंगे किस पर, पूर्ण संख्या का समुच्चय कि पहला उदाहरण हम लोग समुच्चय का उदाहरण लिए थे, यानी संख्यात्मक रूप में प्राकृत संख्या का समुच्चय। उसको पहले प्राकृत संख्या को परिभाषित किए, प्राकृत संख्या को परिभाषित करने के बाद हमने उन संख्याओं का, यानी जो परिभाषा के अनुरूप जितनी, यानी प्राकृत संख्या की परिभाषा के अनुरूप जितनी सारी संख्याएं थी उन सबको हमने संग्रहित करके प्राकृत संख्या का समुच्चय बना लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे कि पूर्ण संख्या का समुच्चय कैसा हो। तो पूर्ण संख्या के समुच्चय को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पूर्ण संख्या को परिभाषित करना पड़ेगा कि आखिर पूर्ण संख्या है क्या, तो परिभाषित कर लेंगे और फिर उन संख्याओं का क्या कर लेंगे, संग्रह करेंगे। कि अब हम लोग पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या लिखे, जब गिनती की संख्या के साथ क्या हो, शून्य भी शामिल हो जाए। कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते थे और प्राकृत संख्या के साथ जब शून्य को शामिल करते हैं तो शून्य किस संख्या को बोधित करता है, कि यदि किसी स्थान पर कि या तो कोई व्यक्ति नहीं हो, या तो कोई वस्तु नहीं हो, या कोई स्थान नहीं हो, तो इस बात को सांकेतिक रूप में, संख्यात्मक सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हम संकेत लेते हैं किसका, शून्य का। और ये ऐसा अभी देखो कि समूचे दुनिया में क्या हो रहा है, समूचे दुनिया में एक बात चलती है कि शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की, शून्य का संकेत आर्यभट्ट ने दिया। शून्य पहले से क्या था, अन्य रूपों में प्रयोग किया जा रहा था ना, लेकिन क्या हुआ कि जब गणितीय विवेचना का समय आया और उस समय यानी जिस स्थान, या ना तो किसी स्थान के बोध के लिए, ना किसी व्यक्ति के बोध के लिए, या ना किसी वस्तु के बोध के लिए एक संख्यात्मक संकेत की आवश्यकता पड़ी, तो आर्यभट्ट ने शून्य, जो पहले शाब्दिक रूप में था ना, और उस शाब्दिक रूप का एक संकेत बनाया ये। ठीक, तो आर्यभट्ट ने शून्य का क्या दिया,
संकेत दिया कि यदि आप कहीं कहीं पर कोई वस्तु नहीं है तो वस्तु न होने के लिए आप संकेत क्या दे सकते हो? शून्य। कोई स्थान नहीं है तो उसके लिए संकेत क्या दे सकते हो? शून्य। कोई व्यक्ति नहीं है तो उसके लिए संकेत क्या दे सकते हो? शून्य। और जब शून्य को गिनती की संख्या के साथ शामिल कर लेंगे तो अब इस संख्या का समूह क्या कहलाने लगेगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और इसी समूह को जब हम लोग क्या करेंगे? मझली कोष्ठ के अंतर्गत अर्धविराम चिन्ह के साथ लिखकर संग्रहित कर देंगे तो ये क्या कहलाने लगेगा? पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो पहले हम लोगों ने क्या किया? पूर्ण संख्या को परिभाषित कर लिया और परिभाषित करने के बाद मझली कोष्ठ के अंतर्गत इन सभी संख्याओं को हमने संग्रहित कर लिया। अब ये संग्रह किसका है? पूर्ण संख्याओं का संग्रह है। इसलिए इस संग्रह को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या का समुच्चय।